तिरुपति का श्रीवारी लड्डू ये सिर्फ एक प्रसाद नहीं है, ये करोड़ों लोगों की आस्था का, उनकी श्रद्धा का एक जीता जागता प्रतीक है। लेकिन सोचिए, जब इसी पवित्र प्रतीक के साथ मिलावट, इंडस्ट्रियल केमिकल्स और प्रशासनिक लापरवाही जैसे शब्द जुड़ जाएं, तो ये विवाद सिर्फ धार्मिक नहीं रह जाता। तो आइए आज इस पूरी जटिल गुत्थी को परत दर परत सुलझाते हैं, क्योंकि जैसा मैंने कहा, ये कहानी सिर्फ एक लड्डू की नहीं है, बल्कि उस भरोसे की है जो जनता और शासन के बीच होता है। और आज हम इसी भरोसे के संकट की तह तक जाएंगे। मेगा माइंड एकेडमी में आपका स्वागत है, जहां हम शोर से सिग्नल को अलग करते हैं। चलिए इस संवेदनशील मुद्दे को तथ्यों, कानून और पॉलिसी के चश्मे से समझते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं, एक नज़र डालते हैं। हम आस्था पर आए संकट से शुरू करेंगे, फिर रिपोर्ट्स का सच जानेंगे, इसके पॉलिटिकल ट्विस्ट को समझेंगे, प्रशासन पर उठे बड़े सवालों को खंगालेंगे, फिर कानून और भरोसे के सिद्धांत की बात करेंगे और आखिर में देखेंगे कि आगे का रास्ता क्या हो सकता है। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि तिरुपति लड्डू आखिर सिर्फ एक मिठाई क्यों नहीं है। ये प्रसाद करोड़ों भक्तों के लिए भगवान के आशीर्वाद का एक टैंजिबल फॉर्म है, जिसे वो बड़े चाव से अपने घर ले जाते हैं। अच्छा, अब इस प्रसाद को बनाती कौन है? ये है तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम यानी टीटीडी। और देखिए, ये कोई प्राइवेट ट्रस्ट नहीं है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि इसे राज्य के एक खास कानून के तहत बनाया गया है, तो इसकी जवाबदेही सीधे सीधे सरकार के प्रति होती है, किसी निजी व्यक्ति के प्रति नहीं। और यही बात इस मामले को इतना गंभीर बना देती है। और जब राज्य यानी सरकार किसी धार्मिक संस्था को चलाती है, तो एक तरह का अनकहा समझौता, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। जनता अपनी आस्था सौंपती है और बदले में सरकार उस आस्था की पवित्रता की रक्षा करने की जिम्मेदारी लेती है। इस मामले में कोई भी चूक सिर्फ एक गलती नहीं, बल्कि उस भरोसे को सीधा सीधा तोड़ना है। तो चलिए अब भावनाओं से हटकर सीधे सीधे तथ्यों की कठोर जमीन पर आते हैं। आखिर जांच रिपोर्ट में क्या सामने आया था? जांच रिपोर्ट ने बिल्कुल साफ कर दिया कि लड्डू बनाने के लिए जो घी सप्लाई हुआ था, उसकी क्वालिटी से समझौता किया गया था। घी में एस वैल्यू का असंतुलन मिला, जो कि घी की शुद्धता मापने का एक अहम साइंटिफिक पैरामीटर है। इसके अलावा फॉरेन फैट यानी बाहरी वसा, जैसे कोई दूसरा तेल या एनिमल फैट, इसकी मौजूदगी के भी संकेत मिले। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये थी कि सप्लायर के पास घी बनाने का कोई प्रॉपर इंडस्ट्रियल सेटअप ही नहीं था। इसका मतलब क्वालिटी कंट्रोल की कोई गारंटी थी ही नहीं। अब इस रिपोर्ट के आधार पर जाहिर है एक्शन भी तेजी से हुए। सबसे पहले उस घी सप्लायर को तुरंत ब्लैकलिस्ट कर दिया गया, मतलब वो भविष्य में टीटीडी को कोई सामान सप्लाई नहीं कर सकता। दूसरा, एफएसएसआई यानी हमारी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नियमों के उल्लंघन के लिए उसके खिलाफ केस दर्ज कर दिया गया। ये एकदम साफ कर दिया गया कि प्रसाद जैसी पवित्र चीज में मिलावट एक बहुत गंभीर और दंडनीय अपराध है। लेकिन ये मुद्दा सिर्फ घी में मिलावट तक ही नहीं रुका। इसमें एक पॉलिटिकल ट्विस्ट तब आया जब आरोप और भी कई ज्यादा गंभीर हो गए। और यहाँ पे ना फैक्ट और आरोप के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, एनडीडीबी की रिपोर्ट में क्या था, उसमें एनिमल फैट या मछली के तेल की मिलावट की संभावना का जिक्र था, एक पॉसिबिलिटी बताई गई थी। लेकिन तत्कालीन मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने सार्वजनिक रूप से दावा कर दिया कि प्रसाद बनाने में LBSA का इस्तेमाल हुआ, जो एक बहुत ही पावरफुल इंडस्ट्रियल क्लीनिंग एजेंट है और आमतौर पर डिटर्जेंट बनाने के काम आता है। ये इंसानों के खाने के लिए तो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। ये जानना बेहद जरूरी है कि इस खतरनाक केमिकल LABSA की मौजूदगी का कोई भी साइंटिफिक प्रूफ आज तक सामने नहीं आया है। इस दावे पर एक न्यायिक जांच अभी भी चल रही है। पर आप सोचिए, जब राज्य का मुख्यमंत्री खुद इतना गंभीर आरोप लगाता है, तो वैज्ञानिक सबूत का इंतजार कौन करता है? लोगों की भावनाएं तो उसी पल आहत हो जाती हैं। अगर आप भी ऐसे संवेदनशील मामलों को तथ्यों के साथ समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इससे हमें पता चलता है कि आपको इस तरह का विश्लेषण पसंद आ रहा है। ये घटना सिर्फ एक सप्लायर की गलती नहीं हो सकती। ये पूरे के पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पर, पूरे प्रशासन पर बहुत गंभीर सवाल खड़े करती है। टीटीडी घी जैसी चीज़ों को खरीदने के लिए रिवर्स टेंडरिंग प्रोसेस का इस्तेमाल करता है। अब इसमें होता क्या है कि जो भी सप्लायर सबसे कम बोली लगाता है, यानी L1 वेंडर, उसे कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है।
अब ये तरीका पैसे बचाने के लिए तो अच्छा है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा खतरा छिपा होता है। जब कीमत ही पहली प्राथमिकता हो तो क्वालिटी अक्सर पीछे रह जाती है। और यहीं वो सबसे चुभने वाला सवाल उठता है, क्या कुछ पैसे बचाने के लिए करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़े प्रसाद की क्वालिटी को बलि चढ़ा दिया गया? और अगर ऐसा हुआ तो ये सिर्फ एक प्रशासनिक चूक नहीं, ये भक्तों के विश्वास के साथ एक बहुत बड़ा धोखा था। इस घटना से कई और सवाल भी उठते हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है। पहला, क्या टीटीटी की अपनी जो क्वालिटी कंट्रोल लैब है वो वाकई में काम कर रही थी? दूसरा, क्या सप्लायर को चुनने से पहले उसका पास्ट रिकॉर्ड, उसकी साख ठीक से जांची गई थी? तीसरा, क्या बोर्ड में होने वाली राजनीतिक नियुक्तियों ने प्रोफेशनल निगरानी को कमजोर कर दिया? और आखिरी, क्या जल्दी और ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में सुरक्षा और क्वालिटी से जुड़े शॉर्टकट लिए गए? चलिए अब इस मुद्दे को थोड़ा और बड़े कानूनी और संवैधानिक नजरिए से देखते हैं। कानून में ना एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है, पेरेंट्स पैट्रियाई। ये एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब है राष्ट्र के माता पिता। मतलब राज्य उन लोगों के गार्जियन के तौर पर काम करता है जो अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकते। और जब राज्य किसी मंदिर का मैनेजमेंट संभालता है तो वो इसी सिद्धांत के तहत करोड़ों भक्तों की आस्था और उनके विश्वास का गार्जियन, उनका संरक्षक बन जाता है। इस मामले में कई कानूनी और संवैधानिक सिद्धांत लागू होते हैं। हमारे संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 धर्म की आज़ादी की गारंटी देते हैं। फिर FSSAI एक्ट है जो ये सुनिश्चित करता है कि देश में बिकने वाला हर खाने का सामान सुरक्षित हो। और एक और चीज है, पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन। इसका सिद्धांत ये कहता है कि राज्य जनता के संसाधनों जैसे कि मंदिर को एक ट्रस्टी की तरह संभालता है, मालिक की तरह नहीं। तो सवाल उठता है कि क्या राज्य ने अपनी ट्रस्टी की भूमिका ठीक से निभाई? तो इस पूरी घटना से हम क्या सबक सीख सकते हैं और आगे का रास्ता क्या होना चाहिए? इस पूरी जटिल चर्चा को हम 3 मुख्य पॉइंट्स में समेट सकते हैं। पहला, ये एक सिद्ध तथ्य है, एक फैक्ट है कि लड्डू में इस्तेमाल होने वाले घी में मिलावट थी। ये कोई आरोप नहीं है। दूसरा, डिटर्जेंट जैसे खतरनाक केमिकल की मौजूदगी का दावा अभी भी एक आरोप है जिसकी न्यायिक जांच चल रही है। और तीसरा, और शायद सबसे बड़ा सबक ये है कि ये घटना दिखाती है कि हमारे धार्मिक संस्थानों का मैनेजमेंट प्रोफेशनल और राजनीतिक दखल से पूरी तरह आज़ाद होना चाहिए। ये सब हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। आपके हिसाब से हमारे मंदिरों और दूसरे धार्मिक संस्थानों में फूड सेफ्टी और पारदर्शिता को पक्का करने का सबसे अच्छा मॉडल क्या हो सकता है? क्या सरकार की एक मजबूत निगरानी ज़रूरी है या कोई और रास्ता है? अपने विचार हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ऐसे ही फैक्ट बेस्ड गहरे विश्लेषण पसंद हैं तो मेगा माइंड एकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखने के लिए धन्यवाद।